एंट्रोपी चेंज के लिए अगर हमें एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है किसी भी सॉलिड का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। अगर हम आइस का एग्जांपल ले लेना तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 273 केल्विन। इसी तरह से हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की हेल्प से एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन भी निकाल सकते हैं। इसमें मेल्टिंग पॉइंट की जगह यहाँ क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड बॉइल करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक बात आपको और मुझे बतानी है, कभी कभी क्या होता है कोई सब्सटेंस जो है वो एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो जो फॉर्म्स है वो कहलाती है उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको टिन के बारे में बताया जा रहा है। टिन जो है दो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा टिन और दूसरा बीटा टिन। अल्फा टिन जो है वो बीटा टिन में कन्वर्ट हो सकता है, और एक टेम्परेचर ऐसा भी होता है जिस पर ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो दे रखा आपको वैल्यू एंथैल्पी चेंज ऑफ ट्रांजिशन, ये वो वैल्यू है जिस पर ये दोनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, और इस एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसे है, रिवर्सिबल है। अल्फा फॉर्म बीटा टेन में भी कन्वर्ट हो सकती है और बीटा टेन जो है अल्फा में भी कन्वर्ट हो सकता है, और वो टेम्परेचर जिस पर ये दोनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करती हैं वो कहलाता है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर। मैं आपको देखिए एक बात बताता हूँ, जैसे H2O सॉलिड है यानी कि आइस है, आपको मालूम है आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी लिक्विड वाटर में। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि लिक्विड वाटर भी सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये कहलाता है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर, और इस समय जो भी एंथैल्पी चेंज होता है वो कहलाता है एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो यहाँ पर जो ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स दी गई हैं अल्फा और बीटा वाला टिन का, इसके लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर दिया गया है 2090 जूल पर मोल। इनका कहना है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच 1 मोल ऑफ alpha 10 at 1 atm and 13 degrees Celsius changes to 1 mole of beta 10 at 1 atm and 13 degrees Celsius temperature। तो 13 डिग्री सेल्सियस पर जो अल्फा 10 है वो 1 मोल ऑफ बीटा 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपसे जानना चाह रहे हैं एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ ट्रांजिशन अपॉन द ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर 30 डिग्री सेल्सियस पर दोनों फॉर्म्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, और इसलिए ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन तुम्हें दिया हुआ है 2090 जूल पर मोल, और ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस को आपने 273 ऐड कर लिया, यू कन्वर्ट इट टू केल्विन, और इसको अब आप डिवाइड कर देंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 2090.286 7.31 जूल पर केल्विन पर मोल एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह का बिल्कुल नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जो हम अभी बात कर रहे थे आपसे। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस निकाल रहे हैं आपको। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 6
0.0 किलो जूल पर मोल। आपको मालूम है जब लिक्विड वाटर कन्वर्ट होगा आइस में, सॉलिड आइस में, तो एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो भी उस वाटर को लूज करनी पड़ेगी, तब वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट होगा। तो जो एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन अपॉन फ्यूजन टेम्परेचर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्यूज होता है। तो बस आपको ये वैल्यू दी गई, एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन 6 किलो जूल पर मोल। आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6000 जूल पर मोल आ गया वैल्यू। और जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो मालूम है इसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन। तो इसको आपने डिवाइड कर दिया, आपको 21.97 जूल पर केल्विन पर मोल जो वैल्यू है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन की वो मिल जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बिल्कुल सेम ही है। द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, यानी कि लिक्विड वाटर को जब आप स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि H2O में कन्वर्ट करेंगे, तो कब होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर लिख दिया 373। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में चेंज करना था तो 373 ऐड कर दिया आपने। और इसका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया गया है 40.8। बस फिर तो आसान है एंट्रोपी चेंज निकालने। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 40.8 किलो जूल दे रखा, आपने 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लिया। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, यू कन्वर्ट इनटू केल्विन। और एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन इक्वल टू डेल्टा एच वेप अपॉन टी बी विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 109.4 जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। देखिए इस प्रॉब्लम में डेल्टा एस एंड डेल्टा एच फॉर द सिस्टम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ये डेल्टा एच है और ये डेल्टा एस है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी द सेम ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें वो टेम्परेचर बता दो व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। भाई इक्विलिब्रियम पर तो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बताई गई है, देखिए डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डॉट डेल्टा S। इसमें अगर ये डेल्टा G 0 आ जाए तो आपको मालूम है डेल्टा G 0 का मतलब ही तो होता है इक्विलिब्रियम, और ऐसे केस में ये T डॉट डेल्टा S का प्रोडक्ट होगा वो डेल्टा H के बिल्कुल इक्वल होगा, तभी तो डेल्टा G 0 आएगा। अब आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो डेल्टा H बाई डेल्टा S। अब ये जो टेम्परेचर आएगा, ध्यान रखने वाली बात ये है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो अगर आपसे ये पूछते हैं कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी द सेम, यानी कि इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। जैसा इन्होंने निकाला डेल्टा H दिया है, इसको भी इन्होंने किलो जूल में था जूल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो डेल्टा एस की वैल्यू किसमें, जूल पर केल्विन पर मोल में है, इसलिए जो डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल में थी ना, उसे भी 1000 से मल्टीप्लाई करके इन्होंने जूल में कन्वर्ट कर लिया है। और इसको जब डिवाइड करेंगे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस को, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। सेल्सियस में चाहिए तो ये इसको 273 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सेल्सियस में मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि टेल द टेम्परेचर एट विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। जब डेल्टा G 0 है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट है, और स्पॉन्टेनियस कब होगा, हाँ जब माइनस की वैल्यू है। तो कब पॉसिबल है, जब इस T डॉट डेल्टा S का प्रोडक्ट, देखिए इस T डॉट डेल्टा S का प्रोडक्ट डेल्टा H से कैसा हो, ज्यादा हो। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये नेगेटिव की वैल्यू जब T डॉट डेल्टा S की ज्यादा होगी तभी तो डेल्टा G नेगेटिव आएगा। तो यानी कि ये तो वो टेम्परेचर आ गया 373.4 केल्विन, तो वो टेम्परेचर आ गया जिस पर इक्विलिब्रियम है। और अगर आपसे जानना चाहते हैं कि किस टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तो आप क्या लिखोगे,
अबव दिस टेम्परेचर, है ना, इसके ऊपर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि टी डॉट डेल्टा एस का जो प्रोडक्ट है वो डेल्टा एच से ज्यादा आएगा और तभी प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह की एक दूसरी प्रॉब्लम है ये, इसको भी देख लेते हैं। शायद वही प्रॉब्लम है जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन आर, ये आपको एंथैल्पी चेंज दिया डेल्टा एच किलो जूल में दिया है, और ये आपको दिया है एंट्रोपी चेंज। प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे जानना चाह रहे हैं क्या 27 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन फिजिबल होगी, यानी कि क्या 27 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, या 27 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो कैसे पता करेंगे, डेल्टा जी से पता करेंगे सर। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, डेल्टा एच, डेल्टा एस और टी की वैल्यू रखने के बाद तब तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा इस टेम्परेचर पर, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। देखिए वही कि इन्होंने डेल्टा एच को इन्होंने जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, डेल्टा एस आपको जूल पर केल्विन पर मोल में ही दिया हुआ है, टेम्परेचर को आपने केल्विन में चेंज कर लिया। तो ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस। ये सारी वैल्यू रख दी आपने, डेल्टा जी को डेल्टा एच आ गया, टी आ गया, डेल्टा एस आ गया, तो कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बट विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वैसे तो यहाँ पे ये पूछा है प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी मतलब होगी फिजिबल नहीं होगी, ये पूछने का मतलब हमसे ज्यादातर ये रहता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, ये भी इन्होंने बिल्कुल ठीक ही लिखा है कि भाई बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। तो वैसे तो हम ये बताते हैं कि रिएक्शन विल नॉट बी फिजिबल, रादर इट प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। भाई रिएक्शन कराने का मतलब हमारा फॉरवर्ड से ही होता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे नहीं हो रहे, वो पर्पस रहता है पूछने का। आइसोलेटेड सिस्टम है ये आपके सामने, दो कंटेनर हैं, दो बल्ब हैं, और इनमें डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूल भर दिए ए और बी, और यहाँ पर हमने एक कॉर्क लगा रखी है जो इन गैस ए और बी को आपस में मिक्स होने नहीं देगा। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप ये कॉर्क यहाँ से रिमूव करेंगे, जैसे ही कॉर्क आपने यहाँ से रिमूव की, वैसे ही जो गैसेस हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स होना स्टार्ट कर देंगी। तो आप बताओ मुझे, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा यू 0 है, बिल्कुल ठीक बात है, इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी 0। तो बताओ डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर रैंडमनेस क्या होगी, कॉर्क हटते ही बढ़ जाएगी, आपस में गैसेस मॉलिक्यूल डिफ्यूज होने लगेंगे, मिक्स होने लगेंगे। तो अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है और जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो 0 है, तो उस प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये मैंने दो बल्ब लेकर के आपको एग्जांपल बताया, गैस ए और बी को एक कॉर्क से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट थे पहले, लेकिन जैसे ही आप ये कॉर्क हटाएंगे वैसे ही गैसेज जो है एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स कर जाएंगी, और इनमें रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी, और एंट्रोपी चेंज क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए 6.17 प्रॉब्लम का मैं आपको बेस बता रहा हूँ, और आप इसे खुद ट्राई करने वाले हैं आज सॉल्व करके। ये 2a + b gives c at 298 Kelvin. Delta H is given 400 kilojoule per mole. Delta S is given 0.2 kilojoule per Kelvin per mole. At what temperature will the reaction become spontaneous, considering delta H and delta S to be constant over the range of temperature? तो आपको मालूम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा G is equal to delta H minus T dot delta S। अगर इक्विलिब्रियम हो तो वो किस टेम्परेचर पर होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G विल बी 0,
और ऐसा करने पर ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच हमें दिया गया 400 किलो जूल, हमने ऐसे लगाएंगे 400 किलो जूल, और एंट्रोपी चेंज दिया 0.2 किलो जूल, क्योंकि किलो में है तो दोनों को एक साथ ही ले लिया। और जब आप इसे सॉल्व करने वाले हो तो 2000 केल्विन टेम्परेचर आ गया। दैट मीन्स इट इज द टेम्परेचर एट विच द सिस्टम और द प्रोसेस विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि किस टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम है, इसमें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, इक्वल होगा। स्पॉन्टेनियस कब होगा, इसका मतलब कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये जानना चाह रहे हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब होगा when the product of T dot delta S must be greater than delta H। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, above 2000 केल्विन टेम्परेचर, है ना। तो डेल्टा जी की नेगेटिव आ जाएगी, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं 6.18। देखिए आप, इसमें 2 मोल्स ऑफ Cl गैसियस एटम्स हैं और ये इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। मैंने आपको बताया रैंडमनेस या तो बढ़ रही हो, और रैंडमनेस बढ़ रही हो तो कैसे पता करेंगे, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हो या उनमें रैंडमनेस बढ़ रही है, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 2 मोल से कितने बन गए, 1 मोल। पार्टिकल्स कम हो गए तो रैंडमनेस कम हो गई, तो एंट्रोपी चेंज कैसा हो गया, नेगेटिव। और देखो ये 2 Cl के एटम्स हैं और ये Cl2 का मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी कि Cl बॉन्ड Cl यहाँ पे डेवलप हो रहा है। whenever bond is developed, energy is always released, process will be always exothermic in nature। तो डेल्टा H कैसा हो गया, नेगेटिव। और एंट्रोपी चेंज 2 से कितना हो रहा है, 1 मोल हो रहा है। 2 मोल से पार्टिकल कितने हो रहे हैं, 1 मोल हो रहे हैं, तो डेल्टा H कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। For the reaction 2A plus B gives 2D, इसके लिए इंटरनल एनर्जी चेंज दिया हुआ है। स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज इज 10.5 किलो जूल और डेल्टा एस दिया हुआ है। डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट अगर निकालना हो और एंट्रोपी चेंज दिया हो तो ये इक्वेशन हमें लगाना पड़ेगा। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस। अब आप देखिए यहाँ पे डेल्टा जी नॉट निकालना है, डेल्टा एच का पता नहीं है, डेल्टा एस पता है लेकिन, है ना। और जब टेम्परेचर नहीं दिया है तो ये मान के चलेंगे कि टेम्परेचर कैसा है, लैब टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। बात समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे हमें टेम्परेचर कंडीशन नहीं दी है तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। तो आपसे रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन अपने पास से यूज करना है। तो ये टी पता है, डेल्टा एस नॉट पता है, डेल्टा जी फाइंड करना है, लेकिन डेल्टा एस का अता पता यहाँ नहीं है। तो क्या करने वाले हैं, पहले डेल्टा एच से निपट ले, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज दिया है ना हमें। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू यस डेल्टा यू नॉट माइनस डेल्टा, वेरी गुड, डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच जो है वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर डेल्टा एच नॉट को ऐसे ले लेते हैं, ये किलो जूल में देखिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। ये डेल्टा यू आ गया आपके पास, माइनस डेल्टा एन जी। देखिए यहाँ 2 मोल्स तो ये है प्रोडक्ट के, 1 मोल ये और 2 मोल ये, तो टोटल कितना आ गया, 2 माइनस 3 आ गया साहब, है ना, -1 आ गया। ठीक है, अभी और लेंगे। और ये आर की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें जूल में चल रही है ना, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आप यूज कर लोगे। टेम्परेचर मैंने आपको बताया 298 आप यूज करोगे। सो फ्रॉम हियर यू विल फाइंड आउट डेल्टा एच नॉट, और इस डेल्टा एच नॉट की वैल्यू को आप यहाँ पर लगाएंगे। टेम्परेचर 298 की यूज करेंगे। डेल्टा एच नॉट आपको ये जूल पर केल्विन में ही दे रखा है, तो बस ऐसे लगाने वाले हो आप।
ये आपके पास टी डॉट डेल्टा एच आ गया। डेल्टा एच आप यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ रखेंगे। तो आपसे पूछा क्या, प्रेडिक्ट वेदर रिएक्शन में अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट। तो आपको डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला ठीक कर रहे हैं हम लोग। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी रहता है ना। डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। फॉर्मूला ठीक कर देंगे। अब आप डेल्टा एच यहाँ से फाइंड करके यहाँ लगाएंगे डेल्टा जी के लिए 12.97 9.7 जी 570 ये आपका जो वैल्यू है जूल पर मोल में है, राइट, है ना। ये जूल पर मोल में आपके पास एंथैल्पी चेंज आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, माइनस साइन में आएगा। अब आप इसकी वैल्यू से हम पुट करने वाले हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 1297.57 माइनस और ये 298 मल्टीप्लाई माइनस 44.1। ये हाँ कितना आ गया बेटा, 13141.8 माइनस का ना। तो देखिए आप डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसे आ रही है, माइनस में आ रही है जूल पर मोल। क्या चीज बेटा, ये माइनस कौन सी, ये वाली, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो माइनस माइनस सब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया ना, माइनस का साइन, ये माइनस तो प्लस हो गया। तो ये अल्टीमेटली इसमें प्लस हो जाएगा ना। क्यों, हाँ प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन माइनस का वैल्यू ज्यादा, तो आंसर आपका नहीं, ये ज्यादा है प्लस का। कितना आ रहा है आंसर, 0.0164 किलो जूल में कन्वर्ट कर लिए क्या। अच्छा, तो इतना इन्होंने किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप बता रहे हैं क्या प्रेडिक्ट वेदर रिएक्शन occur spontaneously, तो आपका आंसर आएगा नो। As the value of delta G comes with the positive sign, that means the reaction will not predict spontaneously.